हेलो एवरीवन, वेलकम टू जियोलॉजी कॉन्सेप्ट्स। मैं हूं अजीत कुमार सिंह और आप देख रहे हैं हमारा वीकली करंट अफेयर सीरीज़। इस वीक में हमने कवर किया है अगस्त मंथ के थर्ड वीक का करंट अफेयर्स और इसके अंदर ये अगेन ये 3 पार्ट्स में हमारे ये इस मंथ का जो करंट अफेयर्स होगा वो 3 पार्ट्स में होगा। जो फर्स्ट ये जो है आपके सामने ये फर्स्ट वीडियो है और आगे 2 और वीडियोज़ होंगे जो आप इसके बाद देख सकते हैं। जो फर्स्ट वीडियोस के लिए जो मैंने टॉपिक्स कवर किए हैं वो ये 7 टॉपिक्स हैं और ये इसमें कुछ फर्स्ट टॉपिक अगर मैं मेंशन करूं तो ये क्रोनिक फटीग सिंड्रोम है, जो कि एक बीमारी है। क्रोनिक मतलब लंबे टाइम के लिए एक बीमारी होती है। फटीग मतलब कमज़ोरी या फिर थकावट टाइप की चीज़ है, वो है। तो क्रोनिक फटीग सिंड्रोम है। देन चाइनीज़ वेसल इन श्रीलंका, एक चाइना की एक शिप आई है श्रीलंका में, तो वो हम देखेंगे वो किस लिए। उसके बाद पीरियड पॉवर्टी है। देन लेक गर्दा है। ये नेम मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगता है, क्योंकि अगर ये हिंदी में हमारे यहाँ है तो नॉर्थ में यानी कि बिहार में, तो वहाँ पे तो बहुत ही ज़बरदस्त बात होती है, गर्दा मचा दे लो। इस पे तो गाना भी है कुछ गर्दा करके, मुझे याद नहीं ज़्यादा। एनीवे, जो 5th टॉपिक है वो हाइड्रोजन फ्यूल सेल। तो आप देख रहे हैं कि एनर्जी सेक्टर में जो फ्यूचर है वो हाइड्रोजन ही है, क्योंकि हमारे पास फॉसिल फ्यूल नहीं होंगे, तो ऑब्वियसली जो फ्यूचर है हमारा वो हाइड्रोजन पे डिपेंडेंट होगा। हमारा फ्यूचर जो एनर्जी का फ्यूचर है वो। देन अगेन एयर पोल्यूशन एंड हेल्थ इन सिटीज़, जो एक रिपोर्ट है, वो एक रिपोर्ट के बारे में हम देखेंगे क्या उसके हाइलाइट्स हैं। देन मंकी पॉक्स क्वाइट न्यूज़ में है ये, और उसके लिए एक नया टेस्ट किट बन गया है, तो ऑब्वियसली ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बन जाती है। तो ये सारे टॉपिक्स हैं यहाँ पे मैंने जितने भी टॉपिक्स कवर किए हैं वो बहुत ही हाईली प्रोबेबल टॉपिक्स हैं जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं, ठीक है। तो करंट अफेयर्स सेक्शन से, इसलिए ये टॉपिक्स ऐसे हैं कि ये वीडियोस भी होते हैं, वो 20-30 मिनट्स के अराउंड के वीडियोस होते हैं, तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा अगर आप इसको सिर्फ इन वीडियोस को भी कवर करके आप अगर करंट अफेयर्स के लिए जाएँ तो आपके 70-80% करंट अफेयर्स कवर हो जाएंगे इससे। 100% के लिए तो मैं कोई गारंटी दे नहीं सकता, कोई भी नहीं दे सकता इनफैक्ट, पर टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, क्योंकि जो मैंने लास्ट ईयर मैंने मेंस लिखा है यूपीएससी का, तो आई हैव अ फेयर बिट ऑफ आइडिया कि कौन से टॉपिक्स जो हैं वो इम्पॉर्टेंट है और कौन से टॉपिक इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो इस वजह से ये सारी चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं आपके लिए। प्लीज़ डो नॉट स्किप, वॉच इट टिल एंड यू विल डेफिनेटली हैव बेनिफिट्स आउट ऑफ इट। सो गोइंग फॉरवर्ड एंड विल सी द फर्स्ट टॉपिक विच इज़ क्रोनिक फटीग सिंड्रोम, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एक जो है वो इसका इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ इसका एक दूसरा नाम भी है, जो कि एक लिटिल टंग ट्विस्टर है, जिसको मायल्जिक एन्सेफेलोमाइलाइटिस ऐसे कह सकते हैं। तो मेरे लिए तो ये थोड़ा सा टंग ट्विस्टर ही है, तो ये उसका दूसरा नाम है। आपको ये ध्यान में रखना है कि इसका ये दूसरा नाम भी है, ठीक है। और ये पोटेंशियल इसका हमें जो रीज़न एग्जैक्ट, वी डू नॉट नो द रीज़न बिहाइंड दिस डिजीज़ एक्चुअली, बट इसके पीछे कह सकते हैं कि वायरल या फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, हार्मोनल इम्बैलेंस भी हो सकता है और जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन भी हो सकता है। तो ये चीज़ भी एक इम्पॉर्टेंट है कि अगर इफ़ देयर इज़ अ क्वेश्चन इन एग्जामिनेशन दे माइट आस्क कि इसका क्या रीज़न हो सकता है इस डिज़ीज़ के पीछे, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। सिम्टम्स क्या है कि ऑब्वियसली इसके नाम से ही पता चल रहा है कि समथिंग इज़ क्रोनिक मीन्स फॉर अ लॉन्ग टाइम, है ना, लॉन्ग टाइम। देन फटीग मतलब कि थकावट है, ठीक है, मतलब टायर्डनेस एंड सिंड्रोम, तो ऑब्वियसली एक बीमारी जैसे कह सकते हैं हम इसको। तो ये इफ़ यू आर फीलिंग टायर्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम, इट इज़ क्रोनिक फटीग सिंड्रोम। सो दिस इज़ हाउ इट हैज़ बीन डिफाइंड। तो इसके सिम्टम्स जो है ऑब्वियसली सिग्निफिकेंटली lowered ability to do activities. Obviously if you are feeling tired, so your ability to do certain things will be lowered. So this is how it is. उसके बाद इसका जो मोस्ट रिकॉग्नाइजेबल सिम्टम जो है वो पोस्ट एक्सर्शन मलाइज है। मतलब अगर आप कोई इंटेंस काम करते हैं, कुछ भी ऐसा, उसके बाद यू विल फील एग्जॉस्टेड। सो दिस इज़ हाउ इट हैज़ बीन डिफाइंड, ठीक है। तो इसके लिए ट्रीटमेंट क्या है? देयर इज़ नो स्पेसिफिक टेस्ट और डिजीज़, देयर इज़ नो स्पेसिफिक टेस्ट फॉर द डिजीज़, राइट, एंड डॉक्टर्स हैव टू रिलाई ओनली ऑन मेडिकल एग्जामिनेशन, ब्लड एंड यूरिन टेस्ट। इसके लिए कोई टेस्ट नहीं है और कोई हमारे पास मेडिसिन भी नहीं है। ओनली डॉक्टर्स what doctors provide recommend you to have a pace between different sessions, different, suppose if you are walking or if you are
running, or if you're doing something intense, so doctors advise you to have a pace between them, to have an interval between them, so that you do not feel exhausted. So this is how this chronic fatigue syndrome is. उसके बाद the important thing is actually ये इंडिया में एक इंसान है, उनका नाम यहाँ पे मेंशन नहीं है. दिल्ली हाई कोर्ट ने मना कर दिया एक इंसान को जो क्रोनिक फटीग सिंड्रोम से सफ़र कर रहे थे इस बीमारी से. उनको यूरोप जाना था टू अंडरगो ए फिजिशियन असिस्टेड यूथनेशिया. यूथनेशिया का मतलब क्या होता है कि यू वांट टू किल योरसेल्फ बट लीगली, है ना. अगर आप ऐसे जाके इफ़ यू वांट टू किल योरसेल्फ इलीगली तो आप खुद को शूट कर सकते हैं, सुइसाइड कर सकते हैं, यू कैन कंज्यूम पॉइजन और यू कैन जंप फ्रॉम ए क्लिफ. So these are the things, but euthanasia is like doctor assist you in getting killed और yes, तो इसमें डॉक्टर्स का हाथ होता है. तो euthanasia वही, euthanasia is a practice of ending the life of a patient to limit the patient's suffering. अगर आपको कोई परेशानी है and then if you want to kill yourself, then it comes under the definition of euthanasia. So this is how it has been defined. तो इसके अंदर क्या, इसके कुछ टाइप्स होते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए क्या टाइप्स होते हैं. एक्टिव यूथनेशिया का मतलब होता है कि डॉक्टर्स गिव यू द पॉइजन काइंड ऑफ लीथल डोज ऑफ ए ड्रग. कोई ऐसी दवाई आपको दी जाएगी जिससे यू डाई. सो ये दिस इज एक्टिव यूथनेशिया, मतलब आपको इंजेक्ट किया जाएगा एक दवाई तो यू विल डाई. सो दिस इज एक्टिव यूथनेशिया. देन पैसिव यूथनेशिया का मतलब सपोज इफ यू आर अ पेशेंट एंड इफ यू आर ऑन ए suppose on a medical support system, then what they do is they withdraw the support system and then you die. Like अगर आपको कोई दवाई, आपको कोई बीमारी है और आप कुछ दवाइयाँ ले रहे हैं, तो if I as a doctor, if I withdraw those medicines, then you will die obviously. So this is called passive euthanasia. Means आपको कोई poison नहीं दिया जा रहा है, कोई drug नहीं दिया जा रहा है, but जो दवाइयाँ आपको चल रही थी सस्टेन करने के लिए आपकी लाइफ को, वो हमने वापस ले ली, विड्रॉ कर लिया, तो आप मर जाएंगे. सो दैट इज़ कॉल्ड पैसिव यूथनेशिया. ठीक है. उसके बाद इंडिया में इसका क्या स्टेटस है. तो इन 2011 सुप्रीम कोर्ट अरुणा रामचंद्र शॉनबॉग केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये अलाउ कर दिया है कि यस, पैसिव यूथनेशिया इज़ अलाउड इन इंडिया. तो अगर ये केस क्वेश्चन में आता है कि इंडिया में ये अलाउड है कि नहीं पैसिव यूथनेशिया, तो ऑब्वियसली इंडिया में पैसिव यूथनेशिया अलाउड है, बट एक्टिव यूथनेशिया इज़ नॉट अलाउड इन इंडिया. मींस कि आप ये नहीं कह सकते कि मेरे को एक डोज दे करके मेरी जान ले लो. बट ऑब्वियसली अगर आप सफ़र कर रहे हैं किसी डिजीज़ की वजह से, तो वो जो सपोर्ट सिस्टम है अगर उसको विड्रॉ कर लिया जाए तो पैसिव यूथनेशिया की वजह से दैट इज़ अलाउड इन फैक्ट. तो यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने कहा 2018 में कि सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर द राइट टू डाई विद डिग्निटी इज़ अ फंडामेंटल राइट अलाउइंग पैसिव यूथनेशिया इन द कंट्री. तो मतलब सुप्रीम कोर्ट ने पैसिव यूथनेशिया अलाउ किया है और दैट इज़ लीगल इन इंडिया. तो आपको ये चीज़ आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है. देन अटेम्प्ट टू सुसाइड इज़ अंडर आर्टिकल 309 ऑफ द इंडियन पीनल कोड. सो दिस इज़ ऑल्सो यू नीड टू रिमेंबर. बट ऐसे एग्जाम्स में ये सेक्शंस तो पूछते नहीं आईपीसी के, बट फिर भी आप ध्यान रखते हैं तो देयर इज़ नो हार्म इन दैट. तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है इसके अंदर की सबसे पहले अगर हम देखें तो पैसिव यूथनेशिया जो है इंडिया में अलाउड है और एक्टिव यूथनेशिया इंडिया में अलाउड नहीं है. और सेक्शन 309 इज़ ऑफ आईपीसी इज़ फॉर अटेम्प्ट टू सुइसाइड एंड पैसिव. और यूथनेशिया के दो टाइप्स हमने देख लिए, एक्टिव एंड पैसिव. तो ये सब चीज़ें हमने देख ली. उसके बाद क्रोनिक फटीग सिंड्रोम, इसका एक दूसरा नाम भी हमने देख लिया, मियाल्जिक एन्सेफेलोमाइटिस. तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी. गोइंग टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, चाइनीज़ वेसल इन श्रीलंका. तो श्रीलंका के अंदर एक चाइनीज़ वेसल आई है और उसका नाम है युआन वांग 5. ये उसका नाम है. ये एक स्पाई शिप है और ये स्पाई शिप इसलिए क्योंकि ये सैटेलाइट्स को मॉनिटर करता है. ठीक है. जो चाइना की सैटेलाइट्स है उनको ये मॉनिटर करता है और इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स को भी ये ट्रैक कर सकता है. तो ये इसकी कैपेबिलिटीज़ हैं. ठीक है. उसके बाद श्रीलंका के ये हम्बनटोटा पोर्ट है जो कि यहाँ पे है और ये चाइना के अंडर में है क्योंकि चाइना ने इसको फॉर 99 ईयर्स अंडर लीज ये चाइना के अंडर में है फॉर 99 ईयर्स. क्योंकि श्रीलंका जो है वो जो लोन का पेमेंट था वो पे नहीं कर पाया, तो जिसकी वजह से चाइना ने इसको अपने कब्जे में कर लिया है. मीन्स दिस पोर्ट, दिस हम्बनटोटा पोर्ट इज़ अंडर चाइना's control. So what's important about this is Yuan Wang 5. This is important.
आप ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्ज़ाम के लिए कि इसका नाम और इसके स्पेसिफिकेशंस. फर्स्ट ऑफ ऑल दिस entered in service in 2007, which is not that important, but the important thing is that this space tracking ships involves supporting the manned स्पेस प्रोग्राम. तो चाइना की जो मैंड स्पेस प्रोग्राम है उसको ये शिप जो है वो सपोर्ट करेगी, क्योंकि इसके अंदर वो सारी चीज़ें हैं सपोर्ट सिस्टम. देन इट इज़ ऑल्सो इट ट्रैक्स इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स. तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर है. देन हम्बनटोटा पोर्ट के बारे में अगर हम कुछ जानना चाहें तो ये पोर्ट जो है वो चाइना को फॉर 99 years इट हैज़ बीन गिवन टू चाइना फ्रॉम श्रीलंका, बिकॉज श्रीलंका कुड नॉट पे द डेट. दैट मीन्स चाइना ये भी हम कह सकते हैं चाइना की जो डेट ट्रैप पॉलिसी है जो BRI के अंदर आती है, ये सारा जो आप देख रहे हैं हम्बनटोटा पोर्ट है या फिर जिबूटी है, ये सब चाइना की डेट ट्रैप पॉलिसी के अंदर ही आती है. तो चाइनीज़ डेट ट्रैप पॉलिसी भी आपको समझ में आनी चाहिए. देन चाइना की प्रेजेंस इंडिया के लिए कैसे मुश्किल क्रिएट कर सकती है. ठीक है, देखिए चाइना की जो प्रेजेंस है श्रीलंका में, दिस इज़ फॉर मैटर ऑफ कंसर्न फॉर इंडिया, क्योंकि चाइना अगर इंडियन ओशन में अगर उसके प्रेजेंस बढ़ता है तो वो कभी भी इंडिया को प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है. सपोज़ इंडिया की पाकिस्तान से वॉर हो जाती है या फिर कोई भी एस्केलेशन होता है, उसमें अगर इंडिया अगर पाकिस्तान के साथ इंगेज हो जाए तो चाइना उस समय अगर ज़रा सा भी उधर से ड्रामा करता है शुरू अगर इंडियन ओशन में, तो हमारी बहुत सारी रिसोर्स और ध्यान हमारा भटक जाएगा और ये पाकिस्तान हमारे को आसानी से हरा सकता है. तो और पाकिस्तान और चाइना का जो वो तो दे आर बेड फेलोज, तो आप समझ सकते हैं कि उनका रिलेशनशिप कैसा है. तो इस वजह से चाइना की जो प्रेजेंस है इंडियन ओशन में, दैट इज़ नॉट गुड फॉर अस एंड वी कैन से दैट इट इज़ अ मैटर ऑफ कंसर्न फॉर अस. Second thing is that China's debt trap policy is ruining our neighbors' economies. तो अगर जैसे हम देख रहे हैं कि श्रीलंका में जो वहाँ की सोशलिस्ट इकोनॉमी जो थी, सोशलिस्ट इकोनॉमी ऑब्वियसली, तो वो तो बिल्कुल ही द इकोनॉमी टैंक्ड, मतलब उसकी तो बुरी हालत हो गई है और वहाँ पे सरकार भी गिर चुकी है. सो उस केस में अगर वहाँ पे सिविल वॉर होता है तो वी हैव तमिलियन पीपल लिविंग देयर, right? Tamilian people, I mean the people living in Tamil and people living in the Tamilian Sri Lankans, they have relationships like they are relatives. तो अगर वहाँ पे कुछ भी होता है तो that will pose a problem for us, क्योंकि आप लिट्टे के केस में भी जानते हैं कि जब श्रीलंका में इसके पहले भी सिविल वॉर हुआ था तो उस टाइम भी हमारे लिए बहुत मुश्किल हो गई थी, क्योंकि हमारे को फिर पीस कीपिंग फोर्स भेजना पड़ा था. तो अगर हमारे आसपास कहीं कुछ भी ड्रामा हो रहा है उसमें अगर चाइना का हाथ है तो वी नीड टू बी वेरी केयरफुल. तो इस वजह से ये इंडिया के लिए एक कंसर्न हो जाता है चाइना का प्रेजेंस श्रीलंका में. उसके बाद नेशनल सिक्योरिटी के लिए इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी के लिए कंसर्न है. उसके बाद देन ओके इंडिया क्या कर सकता है, ऑब्वियसली इसमें हम नहीं जाएंगे यहाँ पे, क्योंकि ये उस टाइप की वीडियो मैंने बनाई नहीं है. बट स्टिल आई वुड से कि इंडिया की जो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है जो इंडिया की है, उसके अंदर हम अपने नेबर्स को अपने कंट्रोल में रखना चाहेंगे. नॉट अ कंट्रोल बट एटलीस्ट इन इन्फ्लुएंस थ्रू सॉफ्ट पावर और हार्ड पावर, जैसे भी हो, क्योंकि अगर वो हमारे कंट्रोल में है तो इट विल बी वेरी ईजी फॉर अस टू हैव अ कंट्रोल देयर. अगर वहाँ पे कुछ सिविल वॉर होता है या फिर कुछ ऐसी, या फिर सडनली सरकार वहाँ पे बदलती है, तो इट विल बी इन आवर फेवर इफ़ वी हैव अ कंट्रोल देयर और वी हैव सम इन्फ्लुएंस देयर. तो इसकी वजह से हमारे को वहाँ पे एक लेवरेज मिल जाता है. यहाँ पे एक क्वेश्चन है, मैंने ले लिया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये PYQ. तो ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है एग्जाम में, बट स्टिल आई वांट यू गाइज टू आंसर दिस क्वेश्चन. और कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि इन चारों में से इसका क्या आंसर होगा. इसका फर्स्ट द क्वेश्चन इज वैल्यू ऑफ इंडो श्रीलंका ट्रेड हैज़ कंसिस्टेंटली इंक्रीज इन द लास्ट डेकेड. देखिए ये मैं क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में काफ़ी आते हैं कि एक डेकेड लास्ट डेकेड में ट्रेड का क्या ट्रेंड रहा है वो बताइए, घट रहा था, बढ़ रहा था, फ्लक्चुएटिंग था. तो ये आपको ध्यान में रखना है कि एशिया के अंदर कौन सा कंट्री है जो हमारा बिगेस्ट पार्टनर है, ट्रेड पार्टनर है, वर्ल्ड में कौन सा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है हमारा. ये सारी चीज़ें अगर आप एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं तो आपको क्लियर होनी चाहिए. तो ये उसी से लिया गया है. सेकेंड इज टेक्सटाइल एंड टेक्सटाइल आर्टिकल्स constitute an important item of trade between India and Bangladesh.
तो ये तो आपको पता होना चाहिए कि बांग्लादेश जो है वो टेक्सटाइल हब है और इंडिया का बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप टेक्सटाइल ट्रेड में बांग्लादेश के साथ है, तो इससे ये सही हो जाएगा। इन द लास्ट 5 years नेपाल हैज़ बीन द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ इंडिया, ये आपको पता करना है और आई वांट यू गाइस टू आंसर दिस क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन। और उसके बाद मैं इसका जो सही आंसर होगा वो पिन कर दूंगा ताकि आप उस रेफरेंस से उसको मैच कर सकें कि आपने जो आंसर दिया है वो सही है या गलत है। मूविंग अहेड, जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, एक्चुअली ये मैं एडिट करने के बाद ना ये थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है। मैंने एक्चुअली हाईलाइट कर रखा था ताकि इसको कवर करते समय मुझे कम से कम टाइम लगे और आपको भी, मैं आपका ज़्यादा टाइम ना लूँ, पर ये थोड़ा आगे पीछे हो जाता है, ये थोड़ी सी दिक्कत है इसके अंदर। आई विल मेक श्योर कि नेक्स्ट टाइम ऐसा ना हो। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज़ पीरियड पॉवर्टी। पीरियड ये वही मेंस्ट्रुएशन वाली पीरियड है और ये कोई पीरियड नहीं है। और पॉवर्टी तो आप समझ रहे हैं कि पीरियड के लिए जो भी चीज़ें अगर जो यूज़ में होती हैं, पब्लिक जो यूज़ करती हैं, इफ़ दैट इज़ नॉट अवेलेबल टू द जनरल मासेस, दैट मीन इट इज़ पीरियड पॉवर्टी। तो उसी को यहाँ पे डिफाइन किया गया है कि पीरियड पॉवर्टी इज़ व्हेन दोज ऑन लो इनकम कांट अफोर्ड और एक्सेस सुइटेबल पीरियड प्रोडक्ट्स, जैसे सैनिटरी नैपकिन्स हैं या फिर कुछ वो आजकल तो काफ़ी सारी उसमें आ गई हैं पीरियड प्रोडक्ट्स के अंदर वो कप्स आती हैं। आई डो नॉट रिमेंबर दैट नेम, उसको क्या कहते हैं एग्जैक्टली, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि इसके अंदर वो क्या क्या चीज़ें आती हैं पीरियड प्रोडक्ट्स के अंदर। फर्स्ट थिंग आई नो इज़ द सैनिटरी नैपकिन्स एंड अदर थिंग्स आर ऑल्सो देयर। एक आई डो नॉट एक्चुअली रिमेंबर, ट्रैम्पोलिन इज़ देयर आई थिंक, या इट इज़ कॉल्ड ट्रैम्पोलिन, यस। आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में कि और वो क्या चीज़ें हैं, राइट। मूविंग अहेड, ये स्कॉटलैंड में ये स्कॉटलैंड की बात हो रही है। हैज़ बिकम द फर्स्ट नेशन इन द वर्ल्ड टू लीगली प्रोटेक्ट द राइट टू एक्सेस फ्री पीरियड प्रोडक्ट्स। मतलब नाउ इट हैज़ बिकम अ लीगल राइट फॉर द पीपल लिविंग देयर दैट दे विल डिमांड एक्चुअली फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑल दिस प्रोडक्ट्स जो पीरियड प्रोडक्ट के अंदर आएंगी। तो जैसे हमारे यहाँ पे नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है, तो नाउ द गवर्नमेंट इज ऑब्लाइज्ड to provide those food stuffs like rice, wheat and all other things at a very cheap rate, right, to the people. तो ये क्योंकि people have a legal right because under this National Food Security Act, तो उसके अंदर तो वैसे ही वहाँ पे जो ये पीरियड पॉवर्टी ये जो लीगल एक्ट बन गया है, तो उसके अंदर लोगों को गवर्नमेंट यानी कि या फिर और भी जो सिविल बॉडीज़ है वो प्रोवाइड कराएंगे पीपल को, ठीक है। अंडर दिस पीरियड प्रोडक्ट एक्ट, स्कूल्स, कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ एज वेल एज लोकल गवर्नमेंट बॉडीज मस्ट मेक ए रेंज ऑफ पीरियड प्रोडक्ट्स अवेलेबल फॉर फ्री इन देयर बाथरूम्स। तो ये आप देखिए कितनी प्रोग्रेसिव मूव है स्कॉटलैंड के अंदर। तो ये तो एक्चुअली मेंस के लिए भी अगर आप ऐसे लिख रहे हैं विमेन के ऊपर, तो दिस इज़ वेरी, मतलब दिस इज़ अ वंडरफुल फॉर्डर फॉर दैट ऐसे। और आप जीएस में भी लिख रहे हैं तो वहाँ पे भी वुमेन का इशू आता है, तो ऑब्वियसली वहाँ पे आप ये मेंशन कर सकते हैं, राइट। तो नेक्स्ट इज़ लेक गर्दा, जिसकी हम बात कर रहे थे। आई डोंट नो इसको कैसे पढ़ते हैं इटालियन लोग, पर ऑब्वियसली ये हम तो इसको गर्दा ही पढ़ेंगे क्योंकि ये वैसा ही दिखता है हमें। तो अब इसके बारे में ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी सूख गया थोड़े दिन पहले ही, सूख नहीं गया, इसकी लेवल जो वाटर लेवल है वो काफ़ी कम हो गई है, दैट्स वाई इट इज़ इन न्यूज़। और आप देखेंगे अगर PYQ उठा के तो उसमें आपको दिख जाएगा कि कभी कोई लेक कहीं पे सूख जाता है तो वो क्वेश्चन में आता ही है, क्योंकि लास्ट ईयर भी यानी 2022 के जो इस साल के जो प्रीलिम्स में भी ऐसा एक क्वेश्चन था। तो नॉर्दर्न इटली, ये नॉर्दर्न इटली ही है, ये इटली है पूरा येलो पार्ट, और इसके नॉर्दर्न पार्ट में ये है हमारा लेक गर्दा, ठीक है ना। तो सिग्निफिकेंटली लोअर रेनफॉल की वजह से, क्योंकि इटली में काफ़ी रेनफॉल कम हुई है, तो वहाँ की जो सबसे लंबी नदी है पो, वो सूख गई है, ठीक है ना, विच फ्लोज अक्रॉस इटलीज एग्रीकल्चरल एंड इंडस्ट्रियल हार्टलैंड। और इस पे डिपेंडेंट जो फार्मर्स थे इस नदी पे, जो फार्मर्स इस नदी से पानी लेकर के अपनी एग्रीकल्चर करते थे, they now do not have any water for their agriculture activities. So what government did, they actually diverted the water from the Lake Garda to this river, and that's why the water level in Garda went below the average. So that's why it's a matter of concern. The lake recorded its lowest level. तो जिसकी वजह से ये चीज़ वहाँ पे काफ़ी important हो गई है। Okay, the next topic is hydrogen fuel cell. ठीक है, ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है बिकॉज वी नो दैट द फ्यूचर ऑफ एनर्जी सेक्टर इज़ हाइड्रोजन फ्यूल सेल ओनली, because it takes very cheap raw material and it's easily available and very safe
and it can be easily used. So that's why it is important, and it's still emerging, so it is news. So the first thing is that the first bus based on hydrogen fuel cell technology has been unveiled by in Pune, Maharashtra. It is in Maharashtra, Pune, right? So you need to remember this thing. For small exams like state exams, this data is important, but for UPSC this data is not that important. The important thing is that this gives us zero carbon emission, right? Zero emission. That's why it is very clean energy. And again, the only thing as a output or as a byproduct comes out is H2O. I'll tell you how this exactly works. So let's see first of all what this technology is. Okay, before going to that, we'll see how this technology works. So hydrogen fuel cell actually is a battery, right? It is a battery. एंड कैसे काम करता है ये कि ये एक सपोज एक बैटरी है सेटअप, और इसके अंदर एक यहाँ पे एनोड होगा, यहाँ पे एक कैथोड होगा. वी ऑल नो दैट बैटरीज के अंदर एक एनोड होता है, कैथोड होता है, ठीक है ना. जो एनोड होता है इस पे ये निगेटिव होता है चार्ज, कैथोड पे ये पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है ना. तो अभी क्या होगा कि कैथोड पे ऑक्सीजन होगा O2 और यहाँ पे हाइड्रोजन दिया जाएगा H2. अब यहाँ पे ये एक होता है, तो हमें पता है कि ओके, तो यहाँ पे एनोड पे वी नो दैट एनोड इज़ नेगेटिव पोल, ठीक है ना. कैथोड जो होता है वो पॉजिटिव होता है. तो एनोड पे हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन जो मॉलिक्यूल है उसको यहाँ पे पुश करते हैं, और फिर यहाँ पे हम उसको प्लाज्मा स्टेट में डालेंगे, यानी कि इसको आयोनाइज भी कर लेंगे. तो हाइड्रोजन क्या होता है, आयोनाइज होने की वजह से इसके इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो जाते हैं, ठीक है, और प्रोटॉन्स भी बन जाएंगे इसके. तो अभी क्या होगा, यहाँ पे जो ये मेम्ब्रेन है ये सेलेक्टिवली सिर्फ प्लस चार्ज को ही अलाउ करता है पास करने के लिए, ठीक है. और ये जितने माइनस चार्ज होंगे वो यहाँ पे स्टोर हो जाएंगे इस पोल पे, एनोड पे, और सारे प्लस चार्ज यहाँ से पास होकर के यहाँ पहुँच जाएंगे, ठीक है ना. तो यहाँ पे सारे प्लस चार्ज जमा हो रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पे ये माइनस चार्ज है. अब लेकिन यहाँ पे ये माइनस और प्लस ये जो सेपरेशन हो गया, दैट्स वाई इट हैज़ क्रिएटेड अ पोटेंशियल, एंड दैट पोटेंशियल एनर्जी विल बी दैट केमिकल एनर्जी. एक्चुअली दिस इज अ केमिकल एनर्जी, दैट दिस केमिकल एनर्जी विल चेंज इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. दिस इज हाउ इट चेंजेस. तो ये सारे नेगेटिव चार्ज जो यहाँ पे हैं, ये सारे नेगेटिव चार्ज थ्रू अ वायर वी कैन यहाँ पे एक बल्ब लगा दे, सपोज ऐसे है ना. यहाँ पे एक बल्ब, मैं ऐसा ही बल्ब बना पाता हूँ, तो आई एम सॉरी फॉर दिस. एक ऐसा बल्ब बना के इसको हमने यहाँ पे लगा दिया. अब ये सारे जो ये इलेक्ट्रॉन्स है वो यहाँ से मूव करके और यहाँ आ जाएंगे, और ये सर्किट पूरा हो गया. और जैसे ही सर्किट पूरा हो गया तो ये बल्ब जल जाएगा, क्योंकि बल्ब जलाने के लिए हमें सर्किट पूरा करना पड़ता है और इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट होती है. तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से मूव करके यहाँ आएंगे, और ये सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ करके फिर इसको यहाँ पे न्यूट्रलाइज कर देंगे, ठीक है ना. ये फिर यहाँ पे हाइड्रोजन बन गया, और ऑक्सीजन यहाँ पे ऑलरेडी अवेलेबल है, ठीक है ना. ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ये न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, और व्हाट वी गेट इज एज अ बाई प्रोडक्ट इज H2O. तो ये हमारा बाई प्रोडक्ट होता है, और ये इसका केमिकल रिएक्शन है एक्चुअली. तो दिस इज हाउ दिस हाइड्रोजन फ्यूल सेल वर्क्स. तो इसमें क्या हम हाइड्रोजन लेते हैं एज अ रॉ मटेरियल, और ये एक्चुअली एक बैटरी होती है जिसको पहले से हम, अगर सपोज बैटरी चार्ज हो रही है तो यहाँ पे सारे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे स्टोर हो जाएंगे, सारे प्लस चार्ज यहाँ पे स्टोर हो जाएंगे. और जैसे ही हम सपोज बैटरीज़ को पुट कर सर्किट में डालेंगे, यहाँ पे सपोज सर्किट पूरा होता है, जैसे ही सारे इलेक्ट्रॉन्स धीरे धीरे मूव करके यहाँ पे आने लगेंगे, और दैट्स वाई दिस इज़ हाउ दिस बैटरी गेट्स डिस्चार्ज्ड. और इसको फिर से हम चार्ज कर सकते हैं. ये नॉर्मल बैटरी की तरह ही होता है, जो हमारी नॉर्मल ड्राई सेल बैटरी होती है उसी तरीके से काम करता है ये, और ये हमारा बाई प्रोडक्ट होता है H2O. सो दिस इज़ हाउ इट इज़. तो ये हमारे को पता चल गया. नाउ यू नो कि इसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं और व्हाट इज़ द मैकेनिज्म. The thing is that this technology also works at 65 to 75 degrees Celsius at temperature which can withstand the heat generated while driving. Means ये 65 to 75 degrees तक ये काम करता है टेम्परेचर तक. तो this means कि जिस व्हीकल में हम इसको यूज़ करेंगे तो वहाँ पे जो हीट जनरेट होगी, that heat can be that this battery can sustain that much heat. तो this is also a very good thing about this. तो ये थी हमारे को कुछ हाइड्रोजन फ्यूल सेल के बारे में. और फर्स्ट जो बस बेस्ड ऑन हाइड्रोजन, फर्स्ट बस इन इंडिया बेस्ड ऑन हाइड्रोजन फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी हैज़ बीन अनवील्ड इन पुणे, महाराष्ट्र, राइट. सो नेक्स्ट थिंग इज
दिस द रिपोर्ट दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट। तो इसके कुछ हाइलाइट्स हैं, जैसे कि वैसे कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ तो इसके अंदर है नहीं, बट स्टिल आई हैव कवर्ड कि इसके अंदर कुछ एक इंसाइट्स हैं, जैसे जो पुअर कंट्रीज़ हैं उसके अंदर जो एक्सपोजर टू फाइन पार्टिकल्स PM 2.5, एक्चुअली यहाँ पे 2.5 होना चाहिए, 2.0 या 2.5 जो भी है, पॉल्यूशन इज़ हायर इन सिटीज़ अक्रॉस लो इनकम एंड मिडिल इनकम कंट्रीज़। मतलब जो गरीब कंट्रीज़ हैं वहाँ पे ये वाली पॉल्यूशन ज़्यादा है PM 2.5, पर जो रिच कंट्रीज़ है वहाँ पे NO2 ज़्यादा है, ये पॉल्यूटेंट वहाँ पे ज़्यादा है, क्योंकि जो रिच कंट्रीज़ है वहाँ पे टू रन देयर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ दे यूज़ फॉसिल फ्यूल्स, और फॉसिल फ्यूल्स के बर्निंग के बाद हमारे को मिलता है NO2। तो ये एक डिफरेंस है कि जो गरीब कंट्रीज़ हैं वहाँ पे PM 2.5 मिलते हैं जो फाइन पार्टिकुलेट मैटर्स हैं, और जो रिच कंट्रीज़ है वहाँ पे NO2 मिलता है एज ए पॉल्यूटेंट। तो ये बस इतना ही, आई थिंक इतना ही मुझे इंपॉर्टेंट लगा। नेक्स्ट थिंग इज़ यस दिस इज़ इम्पॉर्टेंट कि इंडियाज़ फर्स्ट इंडिजिनस मंकी पॉक्स टेस्ट किट, ठीक है, तो इसको किसने बनाया है, विच इज़ ट्रांस एशिया एरबा बायोमेडिकल्स, ये इसने बनाया है इसको, दिस टेस्ट किट को। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ट्रांस एशिया एरबा मंकी पॉक्स, ये ट्रांस एशिया एरबा जो है बायोमेडिकल्स इसने बनाया है, और उसको RT-PCR टेस्ट है, यानी कि वो जो जैसे हमारा कोरोना का टेस्ट होता था वैसे मंकी पॉक्स का भी टेस्ट होगा। उसके बाद कोलम डिस्ट्रिक्ट केरला ने फर्स्ट केस इसका मंकी पॉक्स का आया था, विच इज़ अगेन इम्पॉर्टेंट कि केरला इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग केस। केरला में हर कुछ पहले होता है, जैसे वो बहुत आगे हैं लिटरेसी में, फीमेल सेक्स रेशियो में, और बहुत सारे जितने भी इंडेक्सेस होते हैं उसके अंदर वो काफ़ी आगे होते हैं, बट दे आर ऑल्सो अहेड इन अस इन दिस थिंग्स कि जितने भी केरला में ऐसे कुछ नई अजीब टाइप की बीमारी होती है, जैसे नीपा वायरस हो गया, कोरोना का केस हो गया, ये सारे के सारे सब उधर केरला से ही मिलते हैं हमें। सो दिस इज़ वेरी फनी। उसके बाद एक वायरल जूनोसिस है कि जूनोटिक डिजीज़ है, क्योंकि इसको ये एनिमल्स के से ह्यूमन में ट्रांसमिट हो सकता है, दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड जूनोटिक। तो बस इतनी ही चीज़ें यहाँ पे इंपॉर्टेंट थी। उसके बाद यस दिस कैन ऑल्सो बी ट्रांसमिटेड थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विथ बॉडी फ्लूइड्स और लेजन्स, एंड इन इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट विथ लेजन्स मटेरियल सच एज थ्रू कंटामिनेटेड क्लॉथिंग एंड लिनन ऑफ द इन्फेक्टेड पर्सन। तो मतलब कि कोई बीमार आदमी, उसका शर्ट भी अगर आप पहन ले तो आप बीमार हो जाएंगे। वैसे ही ये मंकी पॉक्स के बारे में एक रिपोर्ट आई थी कि मंकी पॉक्स जब फैला जब लोगों ने होमोसेक्सुअल्स एक पार्टी में थे और उन्होंने रेप पार्टी की थी, और वहाँ पे काफ़ी एक्टिविटीज़ हुई थी, सेक्सुअल एक्टिविटीज़, उसके बाद ये फैला था। तो दिस इज़ समथिंग वेरी स्ट्रेंज एंड वियर्ड ऑल्सो। तो दिस इज़ हाउ आवर फर्स्ट वीडियो एंड्स। इसके बाद हम दो क्वेश्चन देखेंगे, एंड आई रियली वांट यू गाइज टू आंसर दोज क्वेश्चंस। सो द फर्स्ट सेक्शन, यहाँ पे मैंने कितने क्वेश्चंस लिए हैं, 2 क्वेश्चंस हैं यहाँ पे, बस 2 क्वेश्चन के आपको आंसर करने हैं। एंड सी दिस क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आने के चांसेस हैं। तो यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो पीरियड पॉवर्टी के ऊपर है, ठीक है। इसके ऊपर मैंने तीन स्टेटमेंट्स लिए हैं, नाउ यू हैव टू चेक वो दो स्टेटमेंट्स आर ट्रू और नॉट। अगर आपको नहीं दिख रहा हो कि मैंने क्या लिखा है, तो फॉर दैट थिंग आई एम रीडिंग इट आउट। इट रेफर्स टू अनअफोर्डेबिलिटी और लैक ऑफ एक्सेस टू सुटेबल पीरियड प्रोडक्ट्स, ये फर्स्ट स्टेटमेंट है। द सेकेंड, रिसेंटली आयरलैंड हैज़ बिकम द फर्स्ट नेशन इन द वर्ल्ड to legally protect the rights to access free period products। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं, यहाँ पे आयरलैंड है, जो कि सही है कि गलत, you now you have to figure it out। The third statement is the Indian context actually Suchi SUCHI scheme the government distributes free period product। इंडिया में ऐसी एक स्कीम है या नहीं है, now you have to find it out। मैंने ये एक्चुअली वहाँ पे इसलिए कवर नहीं किया क्योंकि आई वांटेड यू गाइस टू फिगर इट आउट कि इंडिया में ऐसे कोई स्कीम है या नहीं, क्योंकि वो वहाँ पे ऑलरेडी था वो आर्टिकल में, तो मैंने वहाँ से हटा के इसको रखा है ताकि आपको यहाँ पे खुद से पता करना पड़े। द सेकेंड क्वेश्चन इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग युआंग वांग 5, जो चाइनीज शिप के बारे में है। इट इज़ अ जापनीज, वो तो मैंने पहले बता दिया कि जापनीज शिप ने एक चाइनीज शिप है, तो ये और कोलंबो पोर्ट नहीं, ये हम्बनटोटा पोर्ट में आया था। एंड इट हैज़ द एबिलिटी टू ट्रैक सैटेलाइट्स एंड इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल्स। तो आपको ये फिगर आउट करना है कि इन दोनों स्टेटमेंट में से कौन सा सही है, कौन सा गलत है। प्लीज़ आंसर दिस क्वेश्चंस इन द कमेंट सेक्शन एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। थैंक यू।